Yes, welcome back students. So we were discussing about your 15th chapter that is hydrocarbons. Okay, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स में आपको 3 पार्ट्स सीखने हैं, वन एल्केन, then alkene and alkyne. Okay, so in this video we will discuss all about the alkenes. Okay, what are alkenes, what are their general properties, what is the method of their preparation, their physical properties and their chemical properties followed by applications. Okay, so ये जो steps है ये हमने previous वीडियो में अल्केन के वीडियो में भी फॉलो किए थे और वही steps हम इसी वीडियो में भी फॉलो करेंगे, इसी सेशन में भी फॉलो करेंगे. अब देखो, जैसे कि नाम से पता चलता है कि अल्कीन्स, ओके, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ओके, सो सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, मतलब सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड पूरे स्ट्रक्चर में हो सकता है या मोर देन वन हो सकते हैं. ओके, सो इनका एक जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं. सो दैट जनरल फॉर्मूला इज CnH2n. व्हाट डज़ दैट मीन कि जितने आपके कार्बन नंबर्स हैं, ओके, जितना भी आपका कार्बन नंबर है उसके डबल आपके हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए. ओके, सो n को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. सो दिस इज़ द सिंपल वे टू राइट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ओके, अब देखो ये क्या है, हमने देखा था. सो दे आर सैचुरेटेड कार्बन एटम्स. ओके, हमें पता है कि उनका सैचुरेशन लेवल क्या होता है, ये भी हमें सब कुछ पता है. सो सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, तो आपको डबल बॉन्ड अल्केन एक ग्रुप में आता है और अल्कीन एंड अल्काइन जो होते हैं वो दूसरे ग्रुप में आता है. तो अल्केन जो होता है, तो हमें पता है, ये फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं एंड अल्कीन एंड अल्काइन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं. राइट, अब इसमें आपको बहुत ही हाई लेवल का क्या मिलता है, आइसोमेरिज्म मिलता है. ओके, तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म के बारे में बात करने से पहले आपको इनके नॉमेनक्लेचर के लिए एक जो मेथड यूज़ की जाती है वो पता होनी चाहिए. सो व्हाट इज़ दैट मेथड? तो अगर आपके पास एक कार्बन स्केलेटन है, राइट, आपके पास एक कार्बन स्केलेटन है और उस कार्बन स्केलेटन में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके, सो फॉर एग्जांपल, सो हियर वन, यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर यहाँ से प्रेजेंट है तो आप कार्बन को नंबर दोगे यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5. नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से डबल बॉन्ड है वहाँ से आप नंबरिंग करोगे. और जिस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, सो हियर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम. राइट, सो IUPAC नॉमेनक्लेचर में आप इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलोगे 2 in. ओके, इस तरह के स्ट्रक्चर को आप बोलोगे 2 in. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन जो है वहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. नाउ इमेजिन दैट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस कार्बन ऑल्सो. राइट, तो यहाँ पे आपको क्या कहना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि 2 4 डाइन. ओके, 2 4 डाइन, ऐसा आपको कहना पड़ेगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये नाम करेक्ट है या ये नाम करेक्ट है. देखो, अगर हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा 1 4 डाइन. सो ऑप्शन से अब हमारे पास, तो यहाँ पे कौन सा नाम करेक्ट होगा? तो ये नाम ज़्यादा करेक्ट होगा क्योंकि डबल बॉन्ड जहाँ से नियर है, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, नियर मोस्ट जो कुछ भी स्ट्रक्चर है उसको प्रायोरिटी जाती है. तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है तो प्रायोरिटी इस नेम को जाएगी. ओके, वन मोर क्राइटेरिया इज दैट if there are functional group present in between this carbon skeleton. Okay, right, like chlorine can be present, bromine, iodine, alcohol. Okay, कोई भी functional group हो सकता है. So first priority जाती है डबल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, और सेकंड प्रायोरिटी जाती है फंक्शनल ग्रुप्स को. राइट, सो फंक्शनल ग्रुप्स जहाँ से
नियरेस्ट है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा. ओके, सो इन दिस वे यू कैन फॉर्मुलेट योर IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम. ओके, अब देखो ये जनरल मैंने इसके बारे में बताया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन द अल्कीन्स. ओके, अब देखो बात क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अपने पास, तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि मिथीन. ओके, मिथीन तो प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए दूसरा है ही नहीं आपके पास. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम इथीन. ओके, सो इथीन में तो कोई ऐसा आइसोमेरिज्म दिखाई नहीं देता. ओके, बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट. देन प्रोपीन में भी इतना आपको नहीं मिलेगा. ओके, बट फ्रॉम ब्यूटीन, ओके, फ्रॉम ब्यूटीन कंपाउंड आपको आइसोमेरिज्म दिखाई दे सकता है. राइट, फ्रॉम ब्यूटीन आपको आइसोमेरिज्म दिखाई दे सकता है. सो देखो आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं ब्यूटीन के, लाइक दिस. ओके, ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. देन अनदर स्ट्रक्चर यू कैन गेट double bond CH3. Okay, this can be another structure, and something different structure you can get. Okay, so अगर यहाँ पे आप सब कार्बन काउंट करोगे, सो नाम देते हैं इनको. ओके, तीनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप कार्बन काउंट करते हो तो कार्बन नंबर इज सेम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, 4 कार्बन प्रेजेंट है. हाइड्रोजन का नंबर काउंट करो, हाइड्रोजन का नंबर भी सेम है. अब इस फॉर्मूला को वैलिड, ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं ये भी चेक करो इसके हिसाब से. ओके, सो कार्बन कितने 4 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 4 × 2 = 8. ओके, 8 हाइड्रोजन्स होने चाहिए. काउंट कीजिए आते हैं कि नहीं. राइट, सो सब में कार्बन एंड हाइड्रोजन नंबर सेम है. व्हाट डज दैट मीन कि उनका जो कुछ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, बट यहाँ पे आपको बॉन्डिंग अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है. सो इनका अभी हमने जैसे सीखा वैसे आप एक नाम बना सकते हो. कैसे नाम बनाओगे इसका कि यहाँ पे कार्बन को 1 2 3 4. ओके, उनको क्या करो, असाइन करो, नाम असाइन करो. ओके, यहाँ भी कर दो. यहाँ पे आप कहाँ से भी करोगे तो भी चलेगा, यहाँ से उल्टा किया तो भी चलेगा क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है वो. ओके, देन इसमें देखो, इसमें आप कैसे करोगे कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. सो 1 2 3. ओके, सो यहाँ पे 2 ही नंबर आने वाला है तो यहाँ भी आप कैसे भी करो सेम ही आएगा, पर यहाँ पे बॉन्डिंग यहाँ पे है. राइट, सो नॉमेनक्लेचर ऐसे ही जाना चाहिए, मतलब डायरेक्शन उसकी ऐसी ही होनी चाहिए. ओके, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर एज फार एज योर कंसेप्ट क्लियरिंग इज देयर यू शुड नो ऑल सच थिंग्स. ओके, अब यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर बनाओ. फिर यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है, ये कार्बन नंबर 1 और 2 में है. सो पेरेंट चेन कौन सी होगी, 4 कार्बन है तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन. ब्यूटेन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए ब्यूटीन बोलेंगे, पर दोनों के बीच में बॉन्डिंग वाला कार्बन का नंबर हम देंगे और आपके पास नाम बनेगा ब्यूट 1 इन. अंडरस्टूड, ब्यूट 1 इन. ओके, देन कंसिडर दिस सेकंड स्ट्रक्चर. यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, सो नाम कैसे बनेगा ब्यूट 2 इन. राइट, और यहाँ पे 1 और 2 नंबर में है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यू विल असाइन दिस. देखो सेकंड कार्बन पे मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसको नाम दोगे 2 मिथिल. अब यहाँ आपके पास 2 तरीके से आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो. 2 मिथिल सिंपली से प्रोपीन. ओके, 2 मिथिल प्रोपीन, और सेकेंड मेथड इज 2 मिथिल प्रोप. हाँ, यहाँ पे कहाँ पे है आपका बॉन्डिंग, कहाँ पे है 1 और 2. ओके, सो प्रोप 1
इन। सो दिस और दिस दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। सो यू कैन से these all, right, these all they are structural, they are structural isomers of each other, they all are structural isomers of each other. And one more thing you can say कि यहाँ पे एक आपको चेंज कहाँ पे दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड के पोजीशन में आपको चेंज दिखाई दे रहा है। सो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे अल्कीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। सो फंक्शनल ग्रुप का जो कुछ भी पोजीशन है वो यहाँ पे वेरी हो रहा है, राइट। सो यू कैन से कि दे आर पोजिशनल आइसोमर्स, दे आर पोजिशनल isomers, right? So structural isomers and positional isomers, understood this? So यहाँ पे structural isomers क्यों कहा, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर वेरी हो रहा है। एंड positional isomers क्यों कहा, क्योंकि इनके डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो यहाँ पे वेरी हो रहा है, अंडरस्टूड दैट। अब अभी तक के डिस्कशन में हमने क्या समझा कि हमने ये समझा कि डबल बॉन्ड का पोजीशन वेरी होता है, ओके। और एक बात आपको बतानी है वो ऐसी कि अगर आपके पास अल्केन ग्रुप की चेन है, ओके, आपके पास अल्केन ग्रुप की चेन प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास है इथेन, ओके, अगर आपके पास है इथेन, तो ये ANE जो है वो आपको सिर्फ ENE से रिप्लेस करना है, तो आपका इथीन बनेगा। व्हाट डज दैट मीन कि कार्बन नंबर सेम रहता है, कार्बन नंबर जो होता है वो सेम होता है, मतलब कार्बन स्केलेटन कहते हैं उसे, कार्बन स्केलेटन सेम ही रहेगी, अंडरस्टूड दैट। एंड इन फर्दर डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि इथेन और इथीन, प्रोपेन एंड प्रोपीन, ब्यूटेन एंड ब्यूटीन, इनमें क्या बात होती है कि इनमें जो कुछ भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो नियरली सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कुछ भी होती है वो नियरली कैसे होती है, सेम होती है, अंडरस्टूड। सो ये हम देखेंगे जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी डिस्कस करेंगे तब, ओके। सो दीज अल्कीन्स दे आर they are going to serve as the starting material, or you can say substrate for many industrially important reactions, right? So they are used as the substrate. And second most important function is function of alkenes is that they are used in the polymerization reaction, okay, they are used in the polymerization reaction, okay। अब हम आइसोमर्स की बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे, आइसोमर्स की बात कर रहे थे। तो एक और टाइप का आइसोमेरिज्म आपको दिखाई देता है इन केस ऑफ एल्कीन, उसके बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके, तो कौन से कार्बन को कौन अटैच्ड है, ओके, कौन से कार्बन को कौन अटैच्ड है, इस बेसिस पे उनका एक और आइसोमेरिज्म दिखाई देता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर सेम साइड पे अलोंग द प्लेन, अगर आपने ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिन किया तो अलोंग द प्लेन जब सेम साइड पे आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा यहाँ पे, तो उसे कहेंगे सिस फॉर्म और सिस आइसोमर। और जब अपोजिट साइड पे अक्रॉस डबल बॉन्ड अपोजिट साइड पे जब आपको फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट दिखाई देगा तो आप उसे कहेंगे ट्रांस आइसोमर, ओके, उसे आप कहेंगे ट्रांस आइसोमर, तो ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो
बात क्या है कि हमने देखा है कि दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज सेम। यहाँ पे x का नंबर देखो, x का नंबर देखो, y का देखो, y का देखो, कार्बन का नंबर देखो, सब कुछ सिमिलर है। सेफ इन स्पेस, ओके, इन 3D स्पेस और इन केमिकल एनवायरनमेंट उनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, राइट? सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। आइसो मीन्स सेम, मोस मीन्स फॉर्म, ओके, यूनिफॉर्म वी कैन से। सो इनकी जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ होती है, फंक्शनल, उनका फंक्शनैलिटी जो होती है उसमें स्लाइट चेंज आता है। अंडरस्टूड? लाइक ट्रांस में बॉइलिंग पॉइंट हाई जाता है, सिस में कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ट्रांस जो होते हैं वो रिएक्शन के लिए, मतलब दे आर नॉट इजीली रिएक्टिव, दे रिएक्ट नहीं होते। सिस फॉर्म में वो रिएक्ट होते हैं, okay? So such minute and small differences are there in cis form and trans form, okay? So we have discussed all about the general properties of alkenes, and now we will specifically discuss about the chemical preparation of the alkene। मतलब ये जो एल्कीन है वो बनाए कैसे जाते हैं, कौन से तरीके से आप इनका प्रिपरेशन कर सकते हो, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो पहले के लेक्चर में जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में जैसे हमने उनका एक चार्ट बनाया था। क्या होता है कि आपके बुक में रिएक्शंस बहुत सारे हैं, ओके? सो 10, 15, 20 रिएक्शंस आर देयर, and this is not practically possible that you will learn all the reactions by heart, okay? It's not possible and even it is not expected from you also, okay? पर हर एक रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है, तो उनका रिएजेंट कौन है, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होने वाला है, सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ओके? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिमिलर रिएक्शंस एक साइड पे लो, अंडरस्टूड दैट। एंड अगर प्रिपरेशन की रिएक्शन है तो उसमें फाइनली प्रिपेयर क्या होने वाला है, ओके? प्रिपेयर क्या होने वाला है फाइनली, तो फाइनली प्रिपेयर होने वाला है एल्कीन, राइट? सो एल्कीन को आप ऐसे सेंटर में एक बार लिख ले सकते हो। कैसे लिखोगे एल्कीन को? सो C डबल बॉन्ड C, ओके, और इसको एक R ग्रुप अटैच होता है। सो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इथिन की बात करते हैं। एक एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल लिया है। इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में सिर्फ इथिन ही फॉर्म होता है, ऐसा नहीं होता। प्रोपीन हो सकता है, ब्यूटीन हो सकता है, ओके, और उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है अल्कीन, ओके? तो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच कर दो, ओके? सो दिस इज नथिंग बट योर इथिन मॉलिक्यूल, राइट? सो आपका फाइनली क्या प्रोड्यूस होने वाला है? सो आपका इथिन प्रोड्यूस होने वाला है। तो यहाँ से सारी रिएक्शंस आपको बनानी है, यहाँ से आपको सारी जो कुछ भी रिएक्शंस है वो हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सारी के सारी रिएक्शंस आप एक पेज पे लिख लो। सो सिंपल टेक्निक बताती हूँ आपको कि एक पेज पे सारे रिएक्शंस जैसे है वैसे लिख लो, एंड देन उनका एक चार्ट बनाने की कोशिश करो, जैसे हमने पहले के लेक्चर में बनाया था, इसी भी लेक्चर में हम वैसा ही करने वाले हैं, ओके? सो देखो, इसमें जो कुछ भी सेम रिएक्शंस है जिसमें इथिन प्रोडक्ट आने वाला है, उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो प्रिपरेशन है वो किससे किया जाता है? वो किया जाता है फ्रॉम इथेन, फ्रॉम अल्केन, अल्कीन इज प्रिपेयर्ड। हाउ? सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है आपका इथेन मॉलिक्यूल, ओके? आपके पास है आपका इथेन मॉलिक्यूल। सो इथेन से इथिन बनाया जाता है, कैसे? सो आपके पास इथेन है CH3, ओके? ये आपका इथेन है, और यहाँ पे एक 2 हाइड्रोजन्स रिमूव होते हैं, और इस एलिमिनेशन को कहा जाता है 1, 2, नीचे लिखते हैं, इसको कहेंगे 1, 2 एलिमिनेशन रिएक्शन। 1, 2 एलिमिनेशन
reaction. Okay, this particular reaction is known as 1,2 elimination reaction. तो सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, 2 हाइड्रोजन्स रिमूव करने हैं और आपका इथीन मॉलिक्यूल बनेगा. ओके, और एक रिएक्शन है, देखो इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिंपली अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन की जाती है. ओके, और उसको बॉईल किया जाता है. बॉईल किया जाता है किसको, तो अल्किल हलाइड को. सो यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे हम इथिल ब्रोमाइड. सो इथिल ब्रोमाइड को जब आप अल्कोहलिक KH के साथ बॉईल करते हो तो आपको इथिन मिलेगा. ओके, और इसमें और 2 बाई प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे आपको, और 2 बाई प्रोडक्ट्स होंगे, और वो क्या होंगे, KBr. ओके, और H2. सो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये. ओके, दिस इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इसको कहते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. और इस रिएक्शन को कहेंगे 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन. सो दिस इज द एलिमिनेशन काइंड ऑफ रिएक्शन, राइट. अब यहाँ पे और एक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे हम. सो इसमें क्या होता है, इसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करोगे. आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे. ओके, किसकी, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल की. ओके, सो आपके पास अल्कोहल कौन है, इथिल अल्कोहल को लेंगे हम, CH3 CH2OH. ओके, अल्कोहल मॉइटी लेंगे और उसको सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसके रिएक्शन करोगे, और इसके साथ आपके और यहाँ पे और एक बात है कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन करनी है तो नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं करनी है, यहाँ पे आपको हीट देनी है उसको. ओके, एंड वाटर के साथ उसकी ट्रीटमेंट करनी है. ओके, और फिर आपको क्या मिलेगा, इथीन मॉइटी मिलेगी, और इसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. सो दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, और एक रिएक्शन है, देखो. सो यहाँ पे विसिनल हलाइड, मैं बताती हूँ आपको विसिनल हलाइड किसे कहते हैं. ओके, सो आपके पास फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल्स है. ओके, सो दोनों में या वी कैन से एक मॉलिक्यूल है, उसमें विसिनल कार्बन में मतलब एडजेसेंट कार्बन पे अगर हलाइड मॉइटी अटैच्ड है, मतलब समथिंग लाइक दिस. ओके, okay, so this kind of structure is known as vicinal halide, and these 2 carbons, this one and this one, they are known as vicinal carbons. Okay, they are known as vicinal carbons. Okay, तो इनकी रिएक्शन है यहाँ पे वो लेंगे. तो इनकी रिएक्शन कैसे की जाती है, देखो कि एक विसिनल कार्बन, यहाँ पे विसिनल कार्बन लिया जाता है CH2 Br. ओके, सो दिस इज विसिनल ब्रोमाइड, विसिनल इथिल ब्रोमाइड. ओके, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ की जाती है, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ की जाती है, और आपको इथिन मिलेगा, और इसके साथ और बाई प्रोडक्ट्स, एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा, उसको कहेंगे ZnBr. ओके,
2 है इसलिए 2। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहा जाता है डीहेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन, जो हेलोजन मोइटी है वो तो रिमूव हो गई ना, तो इसको कहेंगे डीहेलोजिनेशन ऑफ, ओके, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, ओके, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, ओके। सो रिएक्शंस काउंट करो, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, देन थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ, ओके। 4 रिएक्शन हमने एक साथ ली है जिसमें यू कैन से कि प्रोडक्ट कौन है, तो इथीन है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिपरेशन। ओके, अब इन रिएक्शंस के अलावा देर आर सम अदर रिएक्शंस, ओके, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ब्यूटेन का एग्जांपल लेंगे, ब्यूटीन का। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक अल्कोहल डेरिवेटिव है, मतलब एक ही आपके पास ब्यूटेन 1-ऑल, मतलब ब्यूटेन में फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसके रिएक्शन जब आप 75% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो, 75% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो, तो विथ हीट, ओके, विथ हीट, पर हीट कौन सी स्पेसिफिकली लिखते हैं, हीट कितनी, तो 413 केल्विन। तो आपको सिंपली प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा आपको ब्यूट 1 in, okay, so this will be the major product. But when you decrease the percentage of alcohol, okay, and decrease the temperature as well, तो ब्यूटेन 1-ऑल, ओके, तो इसमें अपने एसिड का परसेंटेज मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, कितना किया, 60% कम किया, ओके, और टेम्परेचर जो है वो अपने 373 केल्विन पे ला दिया। तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ब्यूट 2 in प्लस आपको मिलेगा ब्यूट 1 in, ओके। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ओके। सो और इसके साथ वाटर भी रिलीज होगा, ओके। तो इसमें ये मेजर मतलब कितना, अराउंड 80% इसका प्रोपोर्शन होता है और इसका 20% होता है, ओके। तो अब इसमें कौन सा रूल लगता है, ओके, ये क्यों होता है, ये आपको बताती हूँ। तो और एक रिएक्शन लेते हैं, फिर आपको बताऊँगी कि ये रूल क्यों लगा, ओके। और एक रिएक्शन लेंगे, 2-chlorobutene, 2-chlorobutane प्लस इसके रिएक्शन जब आप KOH के साथ करते हो, ओके, और उसको जब आप बॉईल करते हो, ओके, तो यहाँ भी आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ब्यूट 1 in प्लस ब्यूट 2 in, और यहाँ भी ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। ये क्यों होता है, ओके, वाई दिस इज सो, दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, सो उनका ऐसा प्रोपोर्शन कैसे होता है और कैसे कहेंगे कि ये मेजर है, ये माइनर है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल लगता है, उसका नाम होता है Sedgwick's rule, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज Sedgwick's rule, और इस रूल के वजह से दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी कैन ऑब्टेन। देखो अब ये रूल क्या कहता है कि अक्रॉस डबल बॉन्ड,
okay, across double bond, that particular product will get priority, okay, that particular product will get priority to which maximum number of alkyl groups are attached. मतलब अगर आपके पास ऐसी कोई चेन है, ओके, तो यहाँ पे अगर इस कार्बन को अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, ओके, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ तो अल्किल ग्रुप अटैच्ड ही नहीं है, ओके, ऐसा हुआ। और दूसरा प्रोडक्ट आपका अगर ऐसा है कि यहाँ कहीं तो अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, तो दिस प्रोडक्ट विल गेट प्रायोरिटी, ओके, देन दिस। डबल बॉन्ड जहाँ पे है ना वहाँ पे अल्किल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, सो यहाँ इसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसे नहीं मिलेगी, ओके। सो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये नहीं होगा। सो ये सेट्ज़ेप्स रूल कहता है। सो देखो ये छोटे छोटे रूल जो होते हैं वो आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए, ओके। अब यहाँ पे हमने आई होप कि आपको सेट्ज़ेप रूल समझ में आ गया है, ओके। यहाँ पे हमने मतलब थोड़ी देर पहले हमने आइसोमर्स के बारे में बात की थी, ओके, सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर। तो एक ही सबस्ट्रेट है, उससे आपको दो तरीके के आइसोमर्स मिल सकते हैं, ओके। तो वो हम देखते हैं कैसे मिलेंगे। ओके, we will see how two types of isomer we can get. So your starting material or your substrate is same. So what's that substrate? देखो उसमें alkyne से आपको बनाना है. So this particular reaction is known as from alkynes, right? कैसे बनाते हैं देखो. So आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है अल्काइन. अल्काइन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। सो इसके रिएक्शन जब हाइड्रोजन से होती है, ओके, और यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट यूज़ करना है, ओके, एंड क्विनोलिन. सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी बताती हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैटालिस्ट को एक नाम है, उसको बोला जाता है लिंडलार्स कैटालिस्ट, राइट. तो यहाँ पे जब लिंडलार्स कैटालिस्ट आप यूज़ करते हो तो आपको सिमेट्रिकल मतलब सिस वाला आइसोमर मिलता है, ओके. तो यहाँ पे ऊपर आर ग्रुप जाएगा, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन जाएगा. सो दिस इज द सिस फॉर्म, ओके. और यही स्टार्टिंग मटेरियल है. इसके रिएक्शन जब आप सोडियम मेटल से साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ओके, तो आपको क्या मिलता है, आपको उसका ट्रांस आइसोमर मिलता है, ओके. सो सिर्फ आपने क्या किया, अपने रिएजेंट चेंज किया, तो यहाँ पे आपको सिस फॉर्म मिला, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म मिलेगा, ओके. सिर्फ आपने क्या किया, आपने उसका जो रिएजेंट है वो चेंज किया. इस कैटालिस्ट का नाम जो है वो ध्यान में रखो. क्या नाम है उसका? उसका नाम है लिंडलार्स कैटालिस्ट, ओके. सो आपको इसी तरीके के दो फॉर्म यहाँ पे मिल सकते हैं. सो दिस इज़ 1 and this one is 2, okay. So this is all about the preparation of alkene, okay. तो कौन से मेथड से हमने प्रिपरेशन किया और हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले ये हमें ध्यान में रखना है, ओके. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, ओके. तो यहाँ पे उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. सो सी, दे आर नॉन पोलर, ओके. दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर. वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, पर सोल्यूबल किस में होते हैं वो वीकली पोलर या नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बेंजीन हो सकता है,
क्लोरोफॉर्म होता है, ईथर होता है, उनमें वो सोल्यूबल होते हैं. सो दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ओके. देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास ब्रांच्ड अल्कीन है, ओके, तो ब्रांच्ड अल्कीन जो होता है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ही कम होता है. ओके, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. पर इफ़ यू हैव स्ट्रेट चेन अल्कीन, ओके, अल्कीन सॉरी, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट जाएगा इसका, ये काफ़ी हाई जाता है. वाई दिस इज सो? यू कैन आंसर दिस easily, because in a branched chain you have weak forces of attraction, and in straight chain you have comparatively high intermolecular force of attraction. ओके, तो हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है. तो एनर्जी हम किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं? वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, राइट. सो इसके लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी. सो बट ऑब्वियस आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊपर जाएगा, राइट. पर हियर इन ब्रांच चेन you have comparatively less intermolecular forces of attraction present. That's why you will have to provide less amount of energy in the form of heat, and that's why you will get the smaller boiling point than straight chain. Okay. So अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि justify why straight chain alkene has the higher boiling point than branched chain, तो आपको ये जस्टिफिकेशन, इजी जस्टिफिकेशन है, सिर्फ आपको वो अच्छे से टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा. ओके. सो यहाँ पे और एक बात, जैसे हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो करस्पॉन्डिंग अल्केन एंड अल्कीन पेयर है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोपेन है, तो प्रोपेन के साथ जो प्रोपीन है या इथेन है, इथेन के साथ इथीन है. ओके. सो लाइक दिस. सो ये जो करस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं, उनको उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज नियरली सेम होते हैं, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी नियरली सेम होंगे. ऐसा नहीं है कि 100% सेम होंगे, बट दे आर नियरली सेम. ओके. सो दीज आर दी सम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन. ओके. तो बॉइलिंग पॉइंट है या उनका जो कुछ भी वी कैन से नेचर है, टेक्सचर है, उनका वो सेम होता है. और आपको एक बात और पता है कि एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर इंक्रीजिंग, ओके, बॉइलिंग पॉइंट इज increasing, right? Because as number of carbon atoms are increasing, hydrogen atoms are also increasing, number of hydrogen atoms, और उनका जो कुछ भी नेटवर्क है वो भी बढ़ेगा. नेटवर्क बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बढ़ेगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना ही है. ओके. तो जैसे जैसे आप उसका जो कुछ भी कॉलम है वो आगे आगे जाते हो, तो यू विल फाइंड दैट बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग. सेम इज द केस विद एल्केन. ओके. सो ये था उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस केमिकल प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उनके रिएक्शन कैसे होते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है. ओके. सो हाउ रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आर डिज़ाइंड. ओके. यहाँ भी जैसे हमने प्रिपरेशन में एक रूल लगाया था, उसका नाम है सेटजेप्स रूल, वैसे हम यहाँ भी एक रूल लगाने वाले हैं. आई विल टेल यू अबाउट दैट. व्हाट इज़ दैट रूल एग्जैक्टली? सो आप एक ध्यान में रखो कि जिन रूल्स को, रिएक्शंस को, कैटालिस्ट को या फिनोमेनन को या थियरी को किसी साइंटिस्ट का अगर नाम है, ओके, किसी भी साइंटिस्ट का अगर नाम दिया है, तो समझ लो कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ओके. जिस रिएक्शन को साइंटिस्ट का नाम होता है, फॉर एग्जांपल बेयर्स प्रोसेस. ओके. बेयर्स प्रोसेस नाम है साइंटिस्ट का, सो कंसिडर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट.
okay, because they are very specific in nature. In that particular rule, theory, phenomenon or reaction, some concepts are mentioned, okay, so that's why they are very important. तो जिनको नाम दिया है आपके रिएक्शंस में या प्रोसेसेस में, तो कंसिडर करो कि वो इम्पॉर्टेंट है, ओके. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, ओके. सो केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस कैसे बनते हैं, सो यहाँ भी हम थोड़ा जनरलाइज करने का ट्राई करेंगे, वी विल सी, राइट. सो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि आपका जो कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन है, वो है आपका इथीन. हम यहाँ पे इथीन की ही बात करेंगे. ओके. और जनरल, इसके अलावा जो कुछ भी जनरल बातें हैं, जो कुछ भी जनरल मतलब फॉर एग्जांपल प्रोपिन की रिएक्शन है जिसमें आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो अगर आपको एक रिएक्शन समझ में आती है तो आपको उसी तरीके से 4 रिएक्शंस भी समझ में आएंगी, ओके. सो वी विल ट्राई टू जनरलाइज दिस. सो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज सिंपली हैलोजिनेशन. तो आपको पता है हैलोजिनेशन रिएक्शन कैसी करनी है. देखो कि सिंपली यू हैव टू ऐड chlorine, okay, you have to add chlorine in the presence of chloroform, okay. ये अगर आप करते हो तो आपको एक जैसे हमने देखा था आपको विसिनल कंपाउंड मिलेगा, ओके, विसिनल हैलाइड मिलेगा. सो कैसा होगा विसिनल हैलाइड, एक सिर्फ आपको मैं बना के दिखाती हूँ, ओके. यहाँ पे सेटिस्फाई कर दो वैलेंसी और यहाँ पे आपको क्लोरीन मिलेगा, ओके. सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, दिस इज हैलोजिनेशन. इसे कहेंगे हैलोजिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, अंडरस्टूड. दूसरी रिएक्शन है सिंपली आपको उसको HBr के साथ रिएक्ट करना है, ओके. मतलब आपको हाइड्रो हैलोजिनेशन करना है, हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी हैलोजन भी, तो उसे कहेंगे हाइड्रो हैलोजिनेशन. तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सिंपल प्रोडक्ट मिलेगा. देखो ये भी हैलोजिनेशन ही है वैसे. तो आपको मिलेगा व्हाट इज दिस, दिस इज अल्किल इथिल ब्रोमाइड, ओके. सो इस रिएक्शन को आप नाम दोगे हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन, ओके. अब थर्ड रिएक्शन है, बहुत रिएक्शन से इसके थोड़े क्लोज लिखने पड़ेंगे, ओके. सो इन थर्ड रिएक्शन यू विल गेट, देखो हाँ, और एक बात, यहाँ पे रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, ठीक है. यहाँ पे आपको रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करना है. सो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक कंपोनेंट यूज़ करना है, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड. पर सल्फ्यूरिक एसिड को हम थोड़ा ऐसा लिखते हैं, देखो मैंने ऐसा लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड को, बिकॉज यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है ना वो ब्रेक होने वाला है, ठीक है. और ये कैसे होना चाहिए, ये कोल्ड होना चाहिए और उसके साथ ही कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है. तो फिर आपको एक इथिल हाइड्रोजन सल्फेट मॉइटी मिलेगी. सो कैसे लिखोगे इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको नाम दोगे आप इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ओके. और इसकी रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करते हो, वाटर को भी ऐसे लिखूंगी क्योंकि ये हाइड्रोजन ब्रेक होने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको मिलेगा इथिल अल्कोहल,
आपको मिलेगा इथिल अल्कोहल प्लस फिर से आपको आपका सल्फ्यूरिक एसिड वापस मिलेगा, राइट। सो दिस रिएक्शन इज देयर। अब देखो और एक रिएक्शन है। सो यहाँ पे आप जब एक वी कैन से एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, देखो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ओजोनोलिसिस कहते हैं उसको, ओके। लिसिस इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन कैसे करते हैं, देखो कि इसको सिर्फ आपको क्या करना है, इसको आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट आपको यहाँ पे ऐड करना है और वो रिड्यूसिंग एजेंट है KMnO4, ओके। और आपको प्रोटोनेशन भी करना है उसका एंड इस इन द प्रेजेंस ऑफ ये ओजोनोलिसिस के रिएक्शन बाद में लेंगे हम, ओके। सो ये एक रिएक्शन लो ऑक्सीडेशन की, ओके। रिड्यूसिंग एजेंट आपको ऐड करना है, मतलब ऑक्सीडेशन होगा उसका और आपको यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा मिथेनोइक एसिड। सो देखो इथेन से मिथेनोइक एसिड मिलेगा, प्रोपीन से इथेनोइक एसिड मिलेगा, ओके। ये ध्यान में रखो। सो दिस इज मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, उसको ही आप नाम दे सकते हो फॉर्मिक एसिड। सो दिस इज जनरल नेम, ओके, फॉर्मिक एसिड। हाँ, अब यह हमारी ओजोनोलिसिस की रिएक्शन लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका जो ओजोन है उसको इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म जब आप ऐड करते हो तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है। वो देखो इंटरमीडिएट भी बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक इंटरमीडिएट है, ओके। दिस इन दिस वे यू कैन गेट इंटरमीडिएट। और यहाँ पे सिर्फ इसको हाँ वैलेंसी दिखाने के लिए। और इसका ब्रेकेज देखो कैसे होता है, इसका ब्रेकेज ऐसे होता है, ओके। इसको हम नाम देंगे इथीन ओजोनाइड, इथीन ओजोनाइड, ओके। और इसका रिएक्शन जब वाटर एंड जिंक डस्ट के साथ होती है, ओके, तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको दो वी कैन से फॉर्मिक एसिड मिलेंगे, ओके। कैसे और कैसे उनका स्ट्रक्चर होगा देखो, ओके, पर दो मिलेंगे, ओके। और इसके साथ ये एक कंपाउंड बाहर आएगा और इस रिएक्शन को हम कहेंगे ओजोनोलिसिस। दिस रिएक्शन इज नोन एज ओजोनोलिसिस, ओके। और एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन लेते हैं और एक, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इस रिएक्शन में, इसमें आपको वाटर के साथ नेसेंट ऑक्सीजन को, ये नेसेंट होता है, ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब है नेसेंट, ओके। उसकी रिएक्शन करनी है, उसके साथ ओजोन भी है और उसके साथ अल्कोहलिक KMnO4 भी है, मतलब कितने सारे रिएजेंट है देखो, ओके। और फिर आपको एक डायोल मिलेगा, दो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ओके, अक्रॉस इथेन, and this particular test is known as, इसको बोलेंगे बेयर्स टेस्ट। और दिस इज, ये जो टेस्ट है ना, मतलब अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, मतलब इथीन से आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। सो आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब इथीन मोइटी प्रेजेंट है कि नहीं, या अल्कीन ग्रुप है कि नहीं, उसके लिए ये इंडिकेटर टेस्ट है, ओके। सो दिस इज़ द इंडिकेशन रिएक्शन, क्योंकि कुछ जो रिएक्शंस होती है, कुछ जो टेस्ट होती है, वो प्रेजेंस चेक करने के लिए होते हैं, उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, ओके। तो दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज नोन एज द इंडिकेटर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन, ओके।
फिर एक इजी रिएक्शन है, वो आपको बताती हूँ। ये जो इजी रिएक्शन है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करनी है। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के मतलब इथिन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है, प्लस आपको हीट प्रोवाइड करनी है और आपको प्रेशर प्रोवाइड करना है, हाई प्रेशर प्रोवाइड करना है। ओके, और आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एक कंपोनेंट मिलेगा ओके। और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एंड दिस इज नथिंग बट योर पॉलीथीन। ओके, सो यहाँ पे N क्यों लिखा है नीचे, कि एक मोनोमर से आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बहुत ज़्यादा अलग अलग क्या मिलते हैं, मोनोमर्स मिलते हैं, मतलब रिपीटेड यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स मिलते हैं, और उनको हम नाम देते हैं पॉलीमर्स, राइट। अब और एक रिएक्शन है, देखो वो रिएक्शन क्या कहती है कि उसको एक नाम है THF सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। वो सॉल्वेंट क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको कंपोनेंट देखो कौन सा है, एंड THF सॉल्वेंट ट्राई हाइड्रोफ्यूरैन। ओके, ट्राई हाइड्रोफ्यूरैन। ओके, यहाँ से एक आपको कंपोनेंट मिलेगा, देखो कौन सा, इथिल बोरेन, ट्राई इथिल बोरेन मिलेगा आपको। ओके, 3 बार ये इथिल कंपाउंड आएगा, और इसके रिएक्शन जब आप डायोल से करते हो, मतलब 2 अल्कोहल ग्रुप है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली लाइक NaOH, तो आपको वहाँ पे मिलेगा 6, मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अल्कोहल जनरेट होता है। ओके, प्लस बोरान का डेरिवेटिव जनरेट होता है, एक अल्कोहलिक डेरिवेटिव ऑफ बोरान जनरेट होता है, और उसको आप नाम दोगे, इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन काइंड ऑफ रिएक्शन। ओके, हाइड्रोबोरेशन काइंड ऑफ रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे अब देखो, इनको ज़रा थोड़ा सा नेमिंग करते हम, मतलब रिएक्शंस कितने हो गई वो काउंट करते हैं। सो दिस वन इज़ फर्स्ट, दिस वन इज़ सेकंड, ओके, देन दिस वन इज़ थर्ड रिएक्शन, फोर्थ, फिफ्थ, this Bayes test is 6th, polymerization 7, this one is 8, and hydroboration is 9. So 9 reactions are there. So observe this chart carefully. I think this will be easy for you to understand. Okay, यहाँ पे और एक बात कहनी है आपको एक रूल बताना है। मैं रिएक्शन बताती हूँ आपको कौन सी। हाँ, कंसिडर दिस रिएक्शन, ओके, दिस वन। सो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग कंपाउंड क्या लिया है, इथीन लिया है, राइट। सो यहाँ पे आपको ये सिमेट्रिकल है, ओके, तो है ना सिमेट्रिकल, दोनों साइड पे अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो दोनों साइड पे आपको यूनिफॉर्म कंपाउंड मिलेगा, ओके। पर अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ओके, लाइक प्रोपीन, प्रोपीन है अपने पास, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं आप, कि आपके पास 3 कार्बन्स हैं, ओके, सो 3 कार्बन्स आर देयर,
ओके। और उसमें कहीं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, तो अगर इसकी रिएक्शन जब आप HBr के साथ करते हो तो ब्रोमीन को कहाँ अटैच करें, राइट, ब्रोमीन को कहाँ अटैच करें, ऐसा हमें क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो उसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक रूल होता है, उसका नाम है मार्कोव-निकोव्स रूल, ओके, उसका नाम है मार्कोव-निकोव्स रूल। ये रूल क्या कहता है, और दूसरा और एक रूल है वो भी बता देती हूँ अभी, और फिर बताऊंगी कि इनमें क्या बातें हैं। एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल, और इसका ही नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसका ही एक नाम है क्रैश-मायो इफेक्ट। सो एग्ज़ाम में किसी भी नाम से पूछ सकते हैं वो लोग, ओके, एग्ज़ाम में किसी भी नाम से ये रूल वो पूछ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है वो आपको बताती हूँ, ओके। मार्कोव-निकोव्स रूल क्या कहता है, और ये एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल, और ये जो हमने अलग अलग नाम दिए हैं, इसको हमने नहीं दिए, वो पहले से प्रेजेंट है, वो क्या कहते हैं वो भी आपको बताती हूँ, ओके। देखो क्या बात है कि मार्कोव-निकोव्स रूल इज एप्लीकेबल टू दोज एल्कीन विच आर अनसिमेट्रिकल। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि आपका जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब अनसिमेट्रिकल मतलब क्या, अनसिमेट्रिकल मतलब उनमें जो कार्बन नंबर्स है तो वो कैसे होने चाहिए, वो ऑड होने चाहिए, राइट। नाउ ओके, आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आपका जो रिएजेंट है उसमें निगेटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप है, ओके। सो दिस रूल सेज दैट निगेटिवली चार्ज मतलब HBr में जो ब्रोमीन है वो, ओके, सो निगेटिवली चार्ज्ड reagent is attached to that particular carbon, okay, is attached to that particular side, or we can say bond, or we can say side in which carbon numbers are least in number, means carbon numbers are least substituted in number. So आप कैसे कह सकते हो कि निगेटिव साइड जो होती है वो किसे अटैच होती है, कौन से कार्बन को अटैच होती है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम को। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, कि कार्बन अवेलेबल होना चाहिए, राइट, कार्बन जो होता है वो अवेलेबल होना चाहिए, हाइड्रोजन होगा या अदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। तो अगर कार्बन अवेलेबल है, लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या, ज़्यादा उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड नहीं है, तो इसे कहते हैं मार्कोव-निकोव्स रूल, राइट। सो प्रायोरिटी किसे जाती है, लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम को प्रायोरिटी जाती है, ओके। और फिर से ये जो एंटी मार्कोव-निकोव रूल है ये किसे एप्लीकेबल है, फिर से ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स को एप्लीकेबल है, ओके। और दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू मार्कोव-निकोव्स रूल, ओके, दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल, ओके। तो वो क्या कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड negatively charged functional group of reagent is attached to more substituted carbon atom, okay.
इट इज़ अटैच टू मोर सब्स्टिट्यूटेड। सो ये निगेटिवली, देखो दो तरीके से आप इस रूल को बता सकते हो कि निगेटिवली चार्ज जो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप है वो हाईएस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम को अटैच्ड होगा, ओके। या दूसरे तरीके से आप इसको बता सकते हो, और पॉजिटिवली चार्ज्ड जो कुछ भी आपका रिएजेंट होगा, रिएजेंट में जो कुछ भी पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम को अटैच्ड होगा। आए समझ में? इन बोथ वेज यू कैन से दैट दी एंटी-मार्कोनिकॉव्स रूल इज अप्लाइड, बट दिस इज हैपन। देखो ये कहाँ पे काम करता है? मार्कोनिकॉव्स रूल कब काम करता है कि आपके रिएजेंट में निगेटिवली चार्ज्ड एटम इज प्रेजेंट, तब ये काम करता है। और ये कब काम करेगा? ये कब काम करता है? ये इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये काम करता है, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट वर्क्स, अंडरस्टूड? सो ये दोनों रूल्स हमें समझने हैं। ये दोनों रूल्स आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? ये दोनों रूल्स आप इन दिस रिएक्शन अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे इथीन है इसलिए ठीक है, पर अगर प्रोपिन होगा तो ब्रोमीन को आपको कहाँ अटैच करना है? ऐसे कार्बन को अटैच करो कि जो कार्बन अवेलेबल है और लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, ओके। उस कार्बन को क्या करो? मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल से उसको क्या करो? अटैच करो, अंडरस्टूड दैट? सो इन दिस वे these reactions are taken into consideration from which group? From alkene, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? ओके, इसके एप्लीकेशंस की अगर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया है what they are served as starting material for many reactions, ठीक है। Which kind of reactions? For preparation of alcohol, for preparation of alkyl halides। आपको यहाँ पे समझ में आया ही होगा, इन सारे रिएक्शंस में यही तो स्टार्टिंग मटेरियल है ना। एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज इन विच दे आर बीइंग यूज्ड, दैट रिएक्शन इज polymerization reaction. So they are very important in polymer industry, okay. They are very important in polymer industry and they are present or they are being used in the synthetic polymerization process, okay. Then very important, they are used as artificial, they are used as artificial ripener, they are used in artificial ripening of fruits, ओके। आर्टिफिशियली जब फ्रूट्स को आपको राइप करना है, उनको तैयार करना है, तो उसके लिए ये इथीन जो है, या इथीन नहीं अल्कीन, कोई भी अल्कीन जो होता है वो यूज़ किया जाता है, ओके, अंडरस्टूड दैट? सो in this way these are the representative applications. There are many more applications, you can find out those applications from internet, okay. So यहाँ पे हमने जो कुछ भी हमारा अल्कीन का स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। उसकी समरी देखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट स्टडी अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन, ओके। फिर उसका जो कुछ भी आइसोमरिज्म है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो,
okay. Then you can think of preparing the reactions for preparation of alkene, okay. उसके बाद उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ो, व्हाट आर देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कलर एंड टेक्सचर एंड एक्सेट्रा, okay. In which states they are present, lower alkenes are present in liquid, higher are present in solids, etc. In this way you can study about the states and physical properties of that alkenes, okay. Then study something about this chemical preparation of alkene, okay. जो स्पेसिफिकली रूल्स आते हैं वहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, ओके. एंड देन लास्ट पार्ट, स्मॉल एंड स्वीट पार्ट, योर फेवरेट पार्ट इज़ एप्लीकेशन. सो 4-5 एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बुक के ही एप्लीकेशन पढ़ो. यू हैव इंटरनेट, यू आर वेरी गुड टू हैंडल इंटरनेट. सो आपको 10 एप्लीकेशन तो पता ही होने चाहिए, अल्केन के, अल्कीन के और अल्कान के. एंड इफ़ देर आर specific application of specific molecule, like in alkene category you want to write something about specifically ethene, okay. So then उसके बारे में ज़्यादा लिखो, okay. So application part is in this way important and it is scoring. अगर रिएक्शन वाला पार्ट आता है तो मार्क्स जा सकते हैं, पर एप्लीकेशन के पार्ट में, थियोरी पार्ट में तो मार्क्स जाने का कोई भी चांस नहीं है और जाने भी नहीं चाहिए, ओके. सो प्रिपेयर वेल फॉर alkane as we have discussed in previous video and in this alkene video, okay. In the next video we will discuss about alkynes, okay, carbon carbon triple bond, okay. So study well, all the best, see you in the next video, bye.